अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। 26 मई मंगल के रोज का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हर गुजरते घंटे के साथ तब्दील हो रहा है। एक तो सिद्दीक जान साहब से ये बात करेंगे कि ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है वो कैसा होगा, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के असरात क्या होंगे, मस्बत होंगे, मनफी होंगे, इनके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, एक और अहम वारदात हुकूमत ने डाली है वो वारदात कुछ इस सूरत के अंदर डाली गई है कि अवाम के जो इश्यूज हैं, असल उन इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए हमने देखा है कि कुछ इश्यूज को क्रिएट किया गया है और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनाया गया है उन इश्यूज के ऊपर। तो सिद्दीक जान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने देखा है कि अनमोल पिंकी का मामला हो, मोमना इकबाल साहिबा का मामला हो या शेर अफजल मरवा साहब की सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो दरखास्त है उसका मामला हो, इनको ज्यादा जीनत बनाया जा रहा है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। असल जो अवामी इशू से उनसे जो है वो जानबूझकर उनका रुख मोड़ा गया है। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? तो कि हमारे डिजिटल मीडिया के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उन्होंने इस तरह के नॉन इश्यूज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जिससे असल इश्यूज से तो जो हट गई, और हटाने में हम सब ने किरदार अदा किया। मैंने मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अनमोल पिंकी के ऊपर कोई पूरा व्लॉग किया हो, या मैंने मोमना इकबाल पे तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आप कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं वो आप बयान करेंगे तो जो फेमिनिस्ट औरतें हैं वो खड़ी हो जाएंगी, और दूसरा वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नॉन इशू है, दोनों एक जैसे हैं। मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ एक जैसे हैं, दोनों का पहले स्कैंडल था और दोनों खुश थे, पैसा भी खर्च हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर जिस भी जो है ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद जी वो भी उन्होंने कहा जी मुझे हरास करने हैं, और उसने भी कहा कि मैंने तो इतने पैसे दिए हुए हैं, और वो भी बड़ी दिलेरी के साथ। टिपिकल सा केस है, इसी तरह होता है। तो अब आप देखें ना कि हमारी कितनी बदकिस्मती है कि मैं बाज़ यूट्यूबर्स को देख रहा था कि वो मोमना इकबाल की बात करते हुए उनकी मतलब ऐसी तस्वीरें जिसमें वो खूबसूरत लग रही हों, अट्रैक्टिव लग रही हों, वो साथ साथ चला रहे हैं। लोगों को भी, व्यूअर्स को भी ये वैसे मसाला पसंद है। हाँ, पसंद है। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि कुछ हमने खुद भी देखना होता है कि इस वक्त हालात और सूरत हाल क्या है, कि चीज़ें क्या चल रही हैं और आप किन चीज़ों पे। अब आप देखना कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस हद तक चीज़ें कह दी गई हैं कि जो मंडियों के अंदर ड्यूटी लगी है जिन रिपोर्टर्स की, उनको ये कहा गया है कि आपने ये नहीं कहना कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है काम, ये जानवर जो हैं, आपने ये नहीं कहना कि भाई लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं रही, आपने ये नहीं कहना कि मार्केट में जानवर महंगे हैं, रश नहीं, ये बातें आपने नहीं कहनी, आपने ये नहीं बतानी। और हमें लगता है कि हम ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऐसा लगेगा कि मुल्क के अंदर सब ठीक है। देखिए, मैं वैसे तो रिजवान साहब, मैंने इस पे मैं कर रहा था कि मैं एक वीडियो करूंगा जिसमें मैं पिछले 10 दिन के ख़ास तौर पे मैं वो बना रहा हूँ एक पूरी लिस्ट कि कौन कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, और इतनी होनी चाहिए थी कि हर पाकिस्तानी को पता लगना चाहिए। मैं मोटी मोटी बात कर देता हूँ। देखें, एक तो साइफर का इशू आया, उसके ऊपर अभी और ज़्यादा बात होनी चाहिए थी। भाई इतना बड़ा जिस चीज़ ने हिला के रख दिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया को कहा गया कि एक लफ्ज़ आपने साइफर के ऊपर नहीं बोलना। सोशल मीडिया ने भी उसको तवज्जो डाइवर्ट हो गई अनमोल पिंकी की वजह से, मोमना इकबाल की वजह से, और शेर अफजल मरवा साहब की अली अमीन गंडापुर साहब की बहाली और सुहेल अफरीदी साहब को हटाने, और उसमें सुहेल अफरीदी साहब को हटाने की बात से ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब को बहाल करने की बात से ज़्यादा जिस वजह से वो ज़ाहिर इशू बड़ा बन गया, जिसमें उसमें शेर अफजल मरवत ने एक तरह से इमरान खान कहा कि वो एक नायल शख्स है, एक कन्विक्टेड है, एक मुजरिम है, उसके कहने पे ये हुआ है तो ये ठीक नहीं हुआ, मतलब इस तरह की बात। लेकिन जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी, कल मैं दोबारा मेरी मुलाकात हुई आमिर मतीन साहब से, तो ज़ाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस हो रही थी, और आमिर मतीन साहब ने एक बड़ी अहम बात वो कह रहे थे कि ये जो हुकूमत ने सोलर वाली पॉलिसी चेंज की है ना, इससे एक तो इफ़ेक्ट ये हुआ ना कि जिन लोगों ने पहले से लगाया हुआ है उनका भी अभी कुछ अर्से बाद, जिनका वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, तो वो भी एक नए जो सोलर पॉलिसी उस पर चले जाएंगे, इफेक्ट होंगे। फिर दूसरे वो जो नए लगवाने वाले हैं वो तो इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि होगा ये कि जब हुकूमत ने सोलर को डिस्करेज कर रही है और सोलर सार्फिन के साथ ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, तो होगा ये कि अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बैटरीज लगवाएंगे, वो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि अब तो ये है ना कि ऑफ सोलर जिन्होंने घरों पे लगाए हुए हैं और वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके और हुकूमत को दे रहे हैं, और वो हुकूमत आगे सस्ती बेच सकती है।
जब वो ऑफ ग्रिड होंगे तो नंबर 1 क्या होगा कि वो जो सस्ती बिजली बिजली आ प्रोड्यूस रही हो है। रही है वो सिस्टम में नहीं आएगी। वो महंगी लेनी पड़ेगी आईपीपी से। एक बात। दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आमिर मतीन साहब को कह रहा था कि सर ये तो वो इशू है जो हर पाकिस्तानी को जिसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अब जब ऑफ ग्रिड हो जाएंगे वो जो सिस्टम से निकल जाएंगे तो पहले वो जो आईपीपीज को 2200 अरब हमने सालाना देने हैं, बिजली लें या ना लें, वो पहले तो होता था जितने घरों पे तकसीम होता था, अब उसमें से जब घर निकलते जाएंगे जो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे तो वो जो शेयर है वो बाकियों पे बढ़ जाएगा जो 2200 अरब देने हैं, तो लोगों के लिए बिजली महंगी होगी। देखें इस वक्त एक होता है लफाजी, एक होता है मुहावरतन बात करते हैं, एक है कि जब आप वाकई देख रहे होते हैं लोगों की बस हो गई है। रिजवान साहब मैं इधर गया, ये F7 वाले जनाब सुपर है जी, जनाब सुपर में गया तो वहाँ पे यानी ईद का सीज़न है, शादियों आगे ईद के बाद आपको पता है ईद के बाद भी शादियाँ होती हैं, इस वक्त भी गो के गर्मी है लेकिन जाहिर है हो रही थी क्योंकि आगे फिर मुहर्रम शुरू हो जाता है, सफ़र शुरू हो जाता है, तो एक करोड़ों लोग हैं जो मुहर्रम और सफ़र में जी इसमें यानी 20 दिन ये जो ईद के बाद से लेके यकम मुहर्रम तक इसमें शादियों को बहुत ज़्यादा शादियों को होता है। ठीक है, मैं गया तो मुझे वो मिले कुछ हमारे पश्तून भाई थे, कुछ और लोकल्स थे जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए दुकानों के बाहर, और वो ना वो जिसे मूड़ा कहते हैं, मूड़े पे बैठे हुए आराम से। अच्छा ठीक है, ईद से 2 दिन पहले नहीं ये कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक, मूड़ों पे बैठे हुए और उन्होंने मुझे कहा कि सदीक भाई एक दिन का हमारा जो स्टॉल का किराया है ना वो 3000 है, यकीन करें वो 3000 किराया भी नहीं निकल रहा। दूसरा पे लोकल्स थे, उन्होंने वो शिकवा किया, उन्होंने कहा जी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमारे घर गिरा दिए हैं और वो सारी चीजें। बात यह है सर कि 3000 जो किराया उसने देना वो उसका पूरा नहीं हो रहा। अब इसकी वजह क्या है? एक ऐसी बात है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। जब हुकूमत ने 1700 अरब रुपया 1568 अरब रुपया निकाल लिया लोगों की जेबों से पेट्रोलियम लेवी की मद में, ये 9 महीने में मतलब नहीं, हाँ, एक साल में ठीक है, 4 साल में 4365 अरब, वो कल हाँ किस्मत ज़मीनी ने किया हुआ था। 4 साल की बात करते हैं जब से ये आए हैं, 4 साल में इन्होंने निकाली है 4000 अरब, 4300 अरब, चले 4000 कर लेते हैं, 4000 अरब ये निकाली उन लोगों की जेबों से। जो किसान था उसका कुछ 4-5 हजार अरब का नुकसान हो गया, या इससे ज्यादा तकरीबन 6000 का हो गया जिसमें आलू वालों को भी लगाएं, सब्जियों वालों को लगाएं, मतलब बाकी किसानों को हर चीज को लगाएं। 6 और 4 10 हजार अरब हो गया। अब ये 10,000 अरब जो 5-6 हजार का हुकूमत की पॉलिसी से किसान का नुकसान हुआ, और ये 4000 अरब जो इन्होंने अवाम की जेबों से निकाल लिया है, ये 10,000 अरब कहाँ जाना था? ये मार्केट में खर्च होना था ना, ये मार्केट में खर्च होना था ना। किसी ने जाके शॉपिंग करनी थी, किसी ने बेटी की शादी करनी थी, किसी ने बेटे की शादी करनी थी, किसी ने को मोबाइल ले। अब मोबाइल की मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था, उस्मान हनीफ साहब है शायद रिपोर्टर, उनका पढ़ रहा था कि मोबाइल की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर वो कितनी नीचे जा रही है। सर ये 10,000 अरब पिछले 4 साल में जो था, बाकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरी हैं। चले अभी हम एक्सपोर्ट्स बाकी चीजों पे नहीं जाते। सर ये जो 10,000 अरब इन्होंने लोगों की जेबों से निकाला है ना, या वो जो नहीं आया किसान की जेब में, ये 10,000 अरब 4 साल में खर्च होना था लोगों के अंदर, ये सर्कुलेट होना था आपकी इकोनॉमी में। और ये लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि 2021 का जो साल था पूरा, उसमें ये चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, इमरान खान का दौर था, 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों को उनकी जेबों में गया था। यानी ज़राअत के अंदर 1100 अरब रुपये इजाफी गए थे। एक साल में 1100 अरब रुपये उनकी जेब में गए, और 4 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में 4300 अरब रुपये निकाल लिए गए, बजाय इसके कौन को जाते। बिल्कुल। तो देखें अब जब पेट्रोलियम लेवी की मद में, अब एक बंदा है उसके घर का खर्चा है 80,000 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ, 20 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, 20,000 उसको बच रहे थे, वो बच्चों के जाके जूते ले लिए, बच्चों के कपड़े ले लिए, कोई और चीज, ठीक है, कोई और चीज ले ली, मतलब खर्च करने ना 20,000 आपने, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस और बिजली कीमतों की वजह से उसका खर्चा चला गया 1,10,000 रुपये, 10,000 उल्टा उसको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो अब आप मुझे बताएं वो क्या जाके खरीदेगा। MP सोमरो साहब ने ना एक वाकया सुना रहे थे, कहते हैं कि एक खातून जो है उसने कमेटियां डाल डाल के पता नहीं कितने साल के अंदर उसने एक फ्रिज ली, कमेटियां डाल डाल के कई साल, ठीक है, बड़ी छोटी छोटी कमेटी, ठीक है। और कहते हैं कि जब सैलाब आया और उसका घर बह गया, जिसने कई साल कमेटियां डाल के लोगों के घरों में काम करके मजदूरी करके मेहनत करके एक फ्रिज लिया था, उसको पूरा घर बह गया, क्या आपने उसको कंपनसेट किया है? ये सिंध की बात बता रहा हूँ सर। बात यह है कि इस वक्त लोग ज़हनी तौर पर बीमार हो रहे हैं।
इस वक्त इश्यूज ये होने चाहिए कि हुकूमत की पिछले साल की की अपनी जो रिपोर्ट है, रिजवान साहब, अपनी जो इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर रिपोर्ट इस हुकूमत के ऊपर FIR है, चार्जशीट है कि इनके अपने टारगेट से अचीव नहीं हुए, टैक्स कलेक्शन नहीं हुई, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ हैं, बिजली कीमतें, ये तो है पीछे। जो अगले बजट के बाद होने जा रहा है लोगों के साथ, वो इतना खौफनाक है कि यकीन करें खौफ आता है बंदे को कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। छोटा सा एक मैं मिसाल दूं कि लोगों ने ना जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने थोड़ा अपने आप को स्क्वीज करके ना उन्होंने कहा कि 200 यूनिट के अंदर अंदर हमने रहना है, क्योंकि 200 यूनिट से जब आप स्लैब चेंज हो जाती है तो वो रेट बढ़ जाता है। अब ये होने जा रहा है कि वो 200 यूनिट की सब्सिडी होने जा रही है खत्म, और 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले का भी वही रेट होगा जो 5000 यूनिट इस्तेमाल एसी हर घर में लगा। देखें, आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो क्या करेंगे। रिजवान साहब, मैं यही कह रहा हूँ, इस तरह के इतने इश्यूज हैं कि आप एक एक इशू को उठाएं तो कोहराम पर पहुंच जाए मुल्क के अंदर कि यार ये जो इतना ज्यादा दोबारा हो रहा है कि जो FIA रोक रही है लोगों को जी। आजम भाई हमारे जो जियो में पहले थे और आप BBC के लिए काम करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि एक माँ के ख्वाब उजड़ गए, बिखर गए, वो पता नहीं कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके बच्चे को भेजे थे और उसको ऑफलोड कर दिया। अब वो कहां से टिकट लें, पता नहीं 3 लाख का टिकट था, 4 लाख का था, 5 लाख, किधर से लें भाई पैसे। लोगों के हालात तो देखें रिजवान साहब, ज़राअत यहाँ पे किसान घुटनों पे, ताजिर 100 अरब एक महीने में कम हुआ है बिजनेस, जिन लोगों ने ये जानवर पाले हुए थे उनकी हालत आप देखें, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, टेक्सटाइल बंद हो गई है, आपके हर शोबा हर सेक्टर आपका नीचे जा रहा है। ये तो इतना खौफनाक काम होने जा रहा है। एक एक चीज ये कौम को बताने की जरूरत है। मोमना इकबाल पाकिस्तान के लोगों का इशू नहीं है, अनमोल पिंकी पाकिस्तान के लोगों का इशू एक तरह से ये है कि ये जो मंशात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त उसको इसलिए नहीं उठाया गया कि वो इशू को हल करना है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, और वो वायद वो मंशियात रिजवान साहब, इस वक्त भी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर से, यूनिवर्सिटी के बाहर से, कॉलेज के अंदर से, कॉलेज से बाहर से, किसी गली से कोई चीज लेना चाहता है तो उसको अवेलेबल है, ठीक है। क्या पुलिस को नहीं पता? सबको पता है। जब आपने PTI को खत्म करना होता है जी जी, तो PTI का झंडा भी पूरे पंजाब में आपको नजर नहीं आ सकता। झंडा भी किसी गाड़ी के पीछे इमरान खान की तस्वीर होगी तो वो गाड़ी नहीं रहेगी, लेकिन मंशात पूरे पंजाब में अवेलेबल है, क्योंकि आपकी तरजीह नहीं है ना, आपकी तरजीह नहीं है। बिल्कुल। इमरान खान PTI के झंडे से क्योंकि आपके इख्तिदार को खतरा है, तो आपके लिए वो खतरनाक है। लेकिन ये जो मंशात है, इससे बच्चे मर रहे हैं, इससे आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं, तो आपका मसला नहीं है। देखें, और ये अनमोल पिंकी वाला तो खैर ये स्टोरी तो दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के 2 पॉलिटिशियंस को तो मैं जानता हूँ जिनके बच्चों की डेथ हुई है नशे की वजह से। तो